गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिशा जीएस क्लासेस विद आशीष शुक्ला में मैं आशीष शुक्ला आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्रम में हम लोग साइंस पढ़ने जा रहे हैं। साइंस का ये सेट नंबर 3। साइंस के इस सेट नंबर 3 में आपका एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, लेखपाल में जो 5 क्वेश्चन साइंस के आएंगे वो, और वीडियो एग्जाम में 5 क्वेश्चन साइंस से जितनी परीक्षाएं बोल रहा हूं सभी के क्वेश्चन आपको इसी प्रैक्टिस से सेट से हूबहू सीधे सीधे मिलेंगे। बात पर विश्वास करिए। पूर्व में भी मैं कुछ घोषणाएं कर चुका हूं, वर्तमान में मैं उन घोषणाओं को करता हूं। इसको कंसंट्रेट करिए। 25 क्वेश्चन आप देखिए, चाहे स्पीड में देखिए, और साथ ही साथ आप सभी से मैं एक अपील करना चाहूंगा कि आपका चैनल है ये, आप अपने यूट्यूब चैनल को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए। बस लाइक करिए चाहे ना करिए, लेकिन सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि ऑनलाइन का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाए, बस इसलिए। इसके बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा सब्सक्राइब। इसके बाद चाहे सब्सक्राइब कर देना, जिस दिन नौकरी मिल जाए उस दिन इसको अनसब्सक्राइब भी कर देना, लेकिन अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मारिए, मैं पूरे दिलो जान से चाहता हूं कि आपको अच्छा परफॉर्म कर आएंगे तो नौकरी तो मिलेगी। पहला क्वेश्चन, सरीसृपों का युग। सरीसृप कौन होते हैं? रेंगने वाले जीव। रेंगने वाले जीव, रेंगने वाले जीव बेटा सरीसृप होते हैं। सांप हुआ, केचुआ हुआ, ये सब रेंगने वाले जीव क्या है बेटा? सरीसृप। तो सरीसृपों का युग किसको जाना जाता है? विज्ञान में सरीसृपों का युग कहा जाता है। ऑप्शन है पर्मियन कल्प, प्रोटीरोजाइक महाकल्प, पोलियोरोजाइक महाकल्प, मिसोजोइक महाकल्प। तो इसका आंसर हो जाएगा बेस्ट। इन क्वेश्चन को सीधे सीधे स्टैटिक जीके टाइप में लर्न कर लीजिए। मिसोजोइक महाकल्प, मिसोजोइक महाकल्प। सेकंड क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। पाचन की परिभाषा होती है जब जटिल भोज्य पदार्थ एंजाइम और जल की मदद से सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, तो इस परिघटना को या घटना को पाचन तंत्र कहा जाता है। When a complex food material convert with the help of enzyme and water, it is called digestion. तो कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद। कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन इज कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड, चलिए कोई दिक्कत नहीं। A man makes mistake, so there is no problem anything. Protein amino amla, amino acid, and fat is converted into fattic acid. फैटिक एसिड। तो देखिए पाचन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो पाचन का अंतिम मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ग्लिसरॉल और ग्लाइकोजन तो खत्म हो जाएगा। अब आया मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड। क्योंकि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की 3 अवस्थाएं होती हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, और 4th वन इज पॉलीसेक्राइड। तो इसमें जो अंतिम उत्पाद के रूप में बचेगा, जिसमें कार्बन का सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, जो तेजी से घुलनशील होता है, दैट इज कॉल्ड मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, इसका आंसर विल बी मोनोसेक्राइड। थर्ड क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं, शरीर की वृद्धि बोले तो ग्रोथ और नई कोशिकाओं के निर्माण, न्यू सेल्स के डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन आवश्यक है? कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक मदद करता है? तो सबसे अधिक मदद करता है बच्चा लोगों प्रोटीन, लालियों प्रोटीन। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। अगला क्वेश्चन, किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? तो प्रोटीन्स का संचरण शरीर में किस रूप में होता है? प्रोटीन्स का संचरण एंजाइम के रूप में, वसी अम्ल के रूप में, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में। तो किसके अम्ल में होता है? चौथा ऑप्शन नहीं दिया गया है, अमीनो अम्ल के रूप में। लिख लीजिए अमीनो अम्ल। द बेस्ट आंसर विल बी अमीनो अम्ल। अर्थात शरीर में बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम बेटा कौन करते हैं? प्रोटीन करते हैं। और शरीर में प्रोटीन का संचय किस रूप में होता है? अमीनो अम्ल के रूप में। 20 अमीनो अम्ल के जो अणु होते हैं किसको बनाते हैं? 20 अमीनो अम्ल बराबर एक प्रोटीन के अणु का निर्माण करते हैं, प्रोटीन अणु का निर्माण। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो अमीनो अम्ल।
शरीर का यूरिया का संश्लेषण कहां पर होता है? तो शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहां होता है? वृक्क में होता है। वृक्क बोले तो किडनी में, यकृत, यकृत बोले तो लीवर में, किडनी में होता है कि लीवर में होता है, मूत्राशय में होता है कि रक्त में होता है। तो शरीर का यूरिया का संश्लेषण कहां पर होता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। मूत्राशय में, ना तो मूत्राशय में होता तो ना तो रक्त में होता है। वृक्क में होता है कि यकृत में होता है? बेस्ट क्वेश्चन। आप लोग पहले इसको कमेंट करिए, थोड़ा थिंक करिए, तब इसके बाद हम बताते हैं। थिंक इट देन आई विल टेल यू। मनुष्य में रक्त का, शरीर का यूरिया का संश्लेषण, सिंथेसिस कहां पर संश्लेषित होता है? तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, कई लोगों ने आंसर दिया लीवर में, यकृत में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, उत्सर्जन की इकाई क्या है? उत्सर्जन की इकाई बेटा क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन एक्सॉन है, नेफ्रॉन है। तो बेटा कौन सी इकाई उत्सर्जन की? उत्सर्जन की इकाई बेटा नेफ्रॉन है। इसको किडनी की यूनिट भी बोलते हैं। हमारे शरीर में जो हमारे जो अशुद्ध फिल्टर होते हैं, जो खून संबंधी, रक्त संबंधी अशुद्धियां होती, इम्प्योरिटी होती, उस इम्प्योरिटी को फिल्टर आउट करने का काम जो हमारी ये कोशिकाएं होती, नेफ्रॉन, महीन महीन कोशिकाएं, जैसे चाय को जब छानते हो तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय का जो लिक्विड फॉर्म होता है वो आपके कप में आ जाता है या गिलास में आ जाता है। सेम टू सेम हमारे रक्त में जो अशुद्धियां होती हैं उसको छानने का काम कौन करता है? ये नेफ्रॉन करता है। एक प्रकार से रक्त की छन्नी होती है। मनुष्य के वृक्क में, वृक्क मतलब किडनी में, वृक्क का मतलब बेटा किडनी में पथरी बनती है जो स्टोन बोलती है, वसाओं के ब्लॉकेज से, वृक्क में बालू के कणों से, वृक्क में प्रोटीन के लोकेलाइजेशन से, वृक्क के पेल्विन में ऑक्सलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से। तो बेस्ट आंसर हो जाएगा वृक्क के पेल्विन में ऑक्सलेट जैसे लवणों के क्रिस्टल से निर्माण होता है। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि ऊंचाई में जाने पर, अगर कोई मनुष्य पहाड़ों पर ऊंचाई में जाएगा तो उसमें आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। क्योंकि ऑप्शन, ऑक्सीजन अधिक होता है, ऑक्सीजन कम होता है, वायु में सूक्ष्म जीव होते हैं, शरीर के गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? ऊंचाई में ऑक्सीजन कम होती है। जैसे जैसे ऊंचाई में बढ़ते जाते तापमान में कमी आती जाती, साथ ही साथ ऑक्सीजन में कमी आती है। ऑक्सीजन में कमी आती है प्लस टेम्परेचर में भी कमी आती है। तो इसका बेस्ट आंसर होगा कि ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। क्यों? पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा, शानदार, जानदार क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, ऑक्सीजन अधिक होता है, ऑक्सीजन कम होता है, वायु में सूक्ष्म जीव होते हैं, शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा बताइए? ऑक्सीजन कम होता है। ये आपका इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा कि क्या होता है? ऊंचाई पे जाने में ऑक्सीजन में कमी आती है, ऊंचाई पर जाने में ऑक्सीजन में कमी आ जाती है। इस कारण मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। बहुत ही शानदार, जानदार क्वेश्चन। वेरी 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 5V इंपॉर्टेंट। V फॉर विक्ट्री, V फॉर इंपॉर्टेंट। और यह क्वेश्चन आपको विजय दिलाएगा, लाखों से हजारों की श्रेणी में लाने में मदद करेगा। कौन सा क्वेश्चन? अब तो ग्रुप डी डबल फेज एग्जाम हो गया है, तो आपको पढ़ना है। आप पढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं जब भी हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे, ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, एक बेहतरीन एनवायरनमेंट के साथ, तब तक आपकी क्वेश्चन की तैयारी हो चुकी होगी। आप समझ चुके होंगे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना, व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। दैट इज द मोस्ट पॉपुलर रीजन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? रुधिर पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, नहीं होता है, किंतु श्वसन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो प्राणी कौन सा है? बिना ऑप्शन के आपको बिल्कुल मां सरस्वती आपके जुबान पर होनी चाहिए। बात मैं डंके की चोट पर बोलता हूं। अगर मां सरस्वती आपके कंठ में विद्यमान नहीं है तो फिर कंपटीशन निकालना इस टेढ़ी खीर हो जाएगा। तो बिना ऑप्शन के बताइए कौन? हाइड्रा। कौन? केचुआ, मेढक, हाइड्रा मीन। हाइड्रा एक ऐसा इस ब्रह्मांड में जीव है जिसके शरीर में क्या नहीं होता है? जिसके शरीर में रुधिर नहीं होता लेकिन श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन, तेजी से बढ़ते हैं आगे। श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण कहां होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा, परनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा, स्वचलित तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो श्वसन क्रिया का जो नियंत्रण होता है बेटा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। इस प्रकार से हमारे शरीर के जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो सीपीयू की तुलना की गई, किससे की गई? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से की गई है। तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण करने का काम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। बहुत ही शानदार, जानदार
एक समान मनुष्य बहुत ही कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिट क्वेश्चन साइंस का। एक समान मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है, एक समान मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो एक बार में 14 से 18 बार के बीच में सांस लेता है, 14 से 18। अगला क्वेश्चन, श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? जो रिस्पायरेटरी प्रोसेस होता है, इट इज कंट्रोल्ड बाई किसके द्वारा? सेरेब्रम के द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा या मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, जो श्वसन क्रिया होती है वो किसके द्वारा? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, इसके द्वारा पूरा ब्रीथ जो सिस्टम होता है हमारा कंट्रोल होता है। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा हो पाता है और कोई चौपाया जंतु सीधे खड़ा नहीं हो पाता है। स्पाइनल कॉर्ड के कारण साइंटिफिक रूप से मनुष्य के 4 पाद होते हैं, 2 ये अग्रपाद होते हैं और पैरों वाले पश्चपाद होते हैं, लेकिन ड्यू टू द स्पाइनल कॉर्ड के कारण मनुष्य के अंदर ये एक क्षमता है कि वो सीधा खड़ा हो जाता है और हमारे पूर्वज जो चौपाया थे, धीमे धीमे हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ और हम लोग एकदम सीधे सतर्क खड़े हो गए। तो सतर्क रहिए, समझदार बनिए, मीठी मीठी बातों में मत आइए। बहुत से यूट्यूब में मीठी मीठी बातें करके फंसाने वाले हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं, कम समय में ज्यादा पढ़िए, बेहतरीन पढ़िए, अच्छा पढ़िए। नो कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी स्टडी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी स्टडी। क्वांटिटी स्टडी के बजाय आप क्वालिटी स्टडी पर भरोसा करिए। मनुष्य में निश्वासित मतलब सांस बाहर निकालना, मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, जब श्वसन क्रिया में मनुष्य ऑक्सीजन कितनी लेता है? ऑक्सीजन लेता है बेटा 21% ऑक्सीजन लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है 4%। तो O2 की कितनी मात्रा, ऑक्सीजन कितनी छोड़ता है? छोड़ता कितनी है? तो ऑक्सीजन जो छोड़ता है निःश्वसन का मतलब छोड़ता है, कितनी छोड़ता है? तो निःश्वसन करता है 4%। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण, लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है कर्निया के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलेरी काय के द्वारा, परितारिका द्वार के द्वारा। ये चारों बेटा आंख के ही महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो आइरिस के द्वारा होता है। आइरिस जो भाग होता है ये बेटा कार्निया के पीछे स्थित होता है। आइरिस भाग कार्निया के पीछे स्थित होता है और नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का जो नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है? आइरिस के द्वारा होता है। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? तो ताप को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क के द्वारा, सेरेब्रम अनुमस्तिष्क के द्वारा, सेरेब्रम प्रमस्तिष्क के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो बेस्ट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस के द्वारा ही हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर क्या होता है? ठंडा गरम, दुख सुख की भावना का, प्यार घृणा, जो भी भावनाएं होती, फीलिंग्स होती हैं, जो भाव होते हैं, उन भावों का जो अनुभव करता है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस के कारण होता है अनुभव। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, अस्थि कोशिका, डेंड्राइट्स। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। वृद्धि हार्मोन स्त्रावित, मनुष्य में ग्रोथ जो हार्मोन्स होता है जिसको ग्रोथ हार्मोन की भी संज्ञा दी जाती है। मनुष्य कितना लंबा होगा, मनुष्य कितना नाटा होगा, मनुष्य कितना बुद्धिमान होगा, मनुष्य कितना एवरेज होगा, कितना बिलो होगा, मंद बुद्धि होगा, ये सब निर्धारण होता है। काला होगा, गोरा होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, मोटा होगा, इस सब का किसके द्वारा निर्धारण होता है? वृद्धि हार्मोन के द्वारा। और ये कहां पर स्थित होता है? तो स्त्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि में। कहां पर? पिट्यूटरी ग्रंथ में, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये मटर के दाने के नामा के समान एक कोशिका होती है। उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन मजा आ रहा होगा। ये कॉमेडी शो नहीं चल रहा कि मैं आपको हंसा सकूं, लेकिन भरोसा करता हूं, मैं देता हूं कि मैं जो कंटेंट पढ़ा रहा हूं इस कंटेंट को आप पढ़िएगा क्रमबद्ध तरीके से। मैं सभी टॉपिक के प्रश्नों को कवर कर बहुत ही R&D के द्वारा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद इन प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं। तो इसको आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए, क्रमबद्ध स्टडी पढ़िए। अगर लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं तो लेखपाल की सीरीज को देखिए, और ग्रुप डी NTPC साइंस के प्रश्नों के लिए पढ़ रहे हैं तो साइंस की सीरीज देखिए। एक बार आप पूरी सीरीज देख डालिए, इसके बाद आप बताइएगा
पिछली बार यूपी टेट में हमने कहा था कि 5 साल के प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए और बेहतरीन नंबर आएंगे। देखिए बच्चों का आया कि नहीं आया। यही होता है प्रीवियस स्टडी, जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, जो बैक ईयर पेपर होते हैं, वो किसी भी एग्जाम के बैकबोन होते हैं। और यही बात मैं आपसे हर बार बताता हूं। और जिन प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहा हूं ये कहीं ना कहीं एनटीपीसी रेलवे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और मैं उन्हीं प्रश्नों को अपने प्रैक्टिस सेशन में शामिल कर रहा हूं ताकि कम से कम आपका पहले इंटरेस्ट डेवलप हो सके। और जैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा मैं डिटेल स्टडी आपको कराऊंगा, बेहतरीन स्टडी कराऊंगा, यह हमारा आपसे प्रॉमिस है। सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय, पीयूष, यकृत, थायराइड। तो मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सभी को आता होगा, नहीं आता तो फिर बड़ा मामला गड़बड़ है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि यकृत, अंता तथा बाह्य स्रावित दोनों है? यकृत काट दो, यकृत नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 18वें का यकृत रहेगा, 19वें बीच में यकृत बढ़ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंता तथा बाह्य स्रावित दोनों गुण रखती है? अर्थात उससे हार्मोन्स का भी श्रावण होता है, हार्मोन्स का भी श्रावण होता है, साथ ही साथ बेटा हार्मोन के साथ साथ किसका? एंजाइम का। ऐसी ग्रंथियां जहां से हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन होता है उनको हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। वो कौन सा लक्षण रखती है? वो अंता और बाह्य स्रावी ग्रंथियों का दोनों का मिक्स लक्षण रखती हैं, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। और वो ग्लैंड है बेटा पैंक्रियाज ग्लैंड। पैंक्रियाज में इंसुलिन नामक हार्मोन का श्रावण होता है। इंसुलिन की कमी से मनुष्य में क्या होता है? ग्लूकोज का नियंत्रण कम हो जाता है, इसके कारण मनुष्य में एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज नाम की बीमारी। डायबिटीज मेलिटस सबसे खतरनाक रोग है। इससे मनुष्य के किडनी, लीवर काम करना बंद कर सकते हैं और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। बहुत ही टिपिकल मामला हो जाता है। 20 नंबर द्विनाम पद्धति, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग की परीक्षा रही हो, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? द्विनाम पद्धति के जनक हैं कैरोलस लीनियस। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है स्तनधारी। स्तनधारी कौन होते हैं? जो जीव, ऐसे जीवधारी जो अपने समान संतति को उत्पन्न करते हैं। कटहल पैदा करेगा, नींबू पैदा करेगा, आलू पैदा करेगा, मनुष्य पैदा करेगा, मनुष्य सांप पैदा करेगा। तो अपने समान ही संरचनाओं को क्या करते हैं? संतानोत्पत्ति करते हैं, उनको हम स्तनधारी बोलते हैं। तो स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तंतुपट, 4 कोष्ठी हृदय, दंत विन्यास, अत्यधिक विकसित मस्तिष्क। तो इसका लक्षण तो चारों है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लक्षण बताना है स्तनधारियों का। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण बताइए कौन सा हो जाएगा? तो स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण बताइए भाई। चलिए लिखिए, 4 कोष्ठी हृदय सबसे महत्वपूर्ण। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, बहुत ही सरल और सहज क्वेश्चन। जीव विज्ञान के जनक कौन सा है? जीव विज्ञान के जनक हो जाएंगे अरस्तु। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है अस्थियों में, केवल दांतों में, अस्थियों तथा दांतों में, सभी कोशिकाओं में। ये सबसे, अस्थि में भी दांतों में, तो बेस्ट आंसर तीसरा आंसर हो जाएगा। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं के जीवन काल कितना होता है? लाल रुधिर कणिकाओं में ही क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जबकि WBC में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो क्या इसका जीवन काल होता है? 120 दिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। मानव में रक्त की पीएच मान कितना होता है? तो मानव में रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। और 7.4 मतलब इसका चरित्र कैसा होता है? रक्त का चरित्र होता है बेटा क्षारीय होता है। तो आज के लिए 25 बेहतरीन क्वेश्चन थे। इन 25 बेहतरीन क्वेश्चन को आप हल करेंगे। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज के लिए इतना ही।